अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विविध सिद्धांत। आज के हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 104 तक के क्वेश्चन लिए थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 105 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन किसकी कृति है? तो इंटरनेशनल रिलेशन जॉन बर्टन की कृति है। किसका कथन था कि निर्णय निर्माण सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के विषय के रूप में आजकल अधिक से अधिक ध्यान प्राप्त करता जा रहा है? यह कथन था रॉबिन्सन तथा रोजर माजेक का। यह कथन था कि निर्णय निर्माण सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के विषय के रूप में आजकल अधिक से अधिक ध्यान प्राप्त करता जा रहा है। स्लाइन ने निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने वाले को कितने समूह में बांटा है? तो स्लाइन ने निर्णय निर्माताओं को मुख्यतः 3 स्वरूप में बांटा है। नेक्स्ट, राजनीति के निर्णयीकरण उपागम को समृद्ध करने वालों में किसका नाम आता है? उपरोक्त सभी जिसमें आएगा हर्बर्ट साइमन, जेम्स रॉबिन्सन और विलियम राइकर। निर्णय उपागम के 3 कारकों में शामिल किया जा सकता है। उपरोक्त सभी को निर्णय उपागम के 3 कारकों में ये तीनों शामिल है। की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस नेशनल इंटरेस्ट किसकी रचना है? फैकल की रचना है। सौदेबाजी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं टॉमस सेलिंग सौदेबाजी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। किस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सौदेबाजी सिद्धांत अस्तित्व में आया? खेल के सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सौदेबाजी सिद्धांत अस्तित्व में आया था। किसने लिखा है कि सौदेबाजी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बीच बातचीत तथा अध्ययन के लिए खेल सिद्धांत का होना ही है? इसे खेल के सिद्धांत के अनुरूप से ही परिभाषित करें तो यह मिश्रित उद्देश्य खेल रणनीतियों में धमकियों तथा निवारण तथा वादों का विश्लेषण ही है। यह जोसेफ फ्रेकल ने कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दृष्टिकोण अंतरशास्त्रीय हो गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन का दृष्टिकोण। नेक्स्ट, विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय निर्माण उपागम को लाने में किसका प्रयत्न किसके द्वारा किया गया? उपरोक्त सभी का प्रयत्न सभी के द्वारा किया गया। हर्बर्ट साइमन, जेम्स रॉबिन्सन और विलियम राइकर। यह सभी का विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय निर्माण के उपागम को लाने में ये सभी का प्रयत्न रहा है। शक्ति संतुलन सिद्धांत को कौन आवश्यक मानता था? चर्चिल शक्ति संतुलन सिद्धांत को आवश्यक मानता था। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियंस किसकी कृति है? जॉर्ज लिस्का का कृति है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियंस। किसका कथन है कि मैंने संतुलन शब्द का प्रयोग एक सैद्धांतिक मानक के रूप में भी किया है और राजनीतिक संस्थाओं में भी अस्थायी असंतुलन की बदलती अवस्थाओं की और असली प्रवृत्ति के वाचक के रूप में भी कर रहा हूँ। जॉर्ज लिस्का का यह कथन था कि मैंने संतुलन शब्द का प्रयोग एक सैद्धांतिक मानक के रूप में भी किया था और राजनीतिक संस्थाओं में अस्थायी असंतुलन की बदलती अवस्थाओं की और असली प्रवृत्ति के वाचकों के रूप में भी कर रहा हूँ। जॉर्ज लिस्का का यह कथन था। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? मार्टल कैप्लान की रचना है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स। शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत निम्न में से किसने माना है? पामर और पनकिंसन ने शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत माना है। मैं एक शक्तिशाली शक्ति संतुलन का पक्षपाती हूँ। यह कथन हेनरी कैवटलाज ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य व्यवस्था है। यह कथन ओपेनहेम का है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा एक ही साथ एक दूसरे के पूरक और विरोधी है। क्विंसी राइट का कथन है। किसके द्वारा संतुलन प्रक्रिया में संतुलन को
संतुलन को लॉन्चिंग थर्ड पार्टी कहा गया है। कार्ल फेडरिक के अनुसार क्विंसी राइट द्वारा शक्ति संतुलन की 5 अनिहित मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 5 अनिहित मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। क्विंसी राइट के अनुसार शक्ति संतुलन के लिए 5 अनिहित मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति, हित और विचारधारा, जिसके अंदर आएगा शक्तियों के तत्व, जिसके अंदर है अधिग्रहण शक्ति का उपयोग और सीमाएं, राष्ट्रीय हित का निर्माण और उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है मॉर्गनथाउन को। अपने हितों के अनुकूलन दूसरे राष्ट्र के व्यवहारों को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है। आर्गेन्स्की का यह कथन था। निम्न में से किसके द्वारा शक्ति को बल के प्रयोग में रूप व्यक्त किया जाता है? बल के प्रयोग के रूप में व्यक्त किया जाता है कौटिल्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इसका केंद्रीय तत्व शक्ति है। किसका कथन है? मॉर्गनथाउन का। राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। यह कथन मॉर्गनथाउन का है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? ओपेनहीम की कृति है। शक्ति इच्छा से माने गए प्रभाव से अलग बलपूर्वक मनवाया गया प्रभाव है। ए और बी इसमें दोनों सही है। ये दोनों का कथन है E.H. कार और B.B. ड्राइक। शक्ति इच्छा से माने गए प्रभाव से अलग बलपूर्वक मनवाया गया प्रभाव है। E.H. कारक और B.B. ड्राइक का यह कथन है। नेक्स्ट, शक्ति अपने साथियों के अनुकूल किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, तो चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनी हो, कितना ही महान हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है। यह आर्गेन्स्की का कथन था। यह कथन पहले भी आ चुका है, 128 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था, ये रिपीट हुआ है। शक्ति जहाँ दो मनों या राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध है, वहाँ बल का अर्थ है किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति। यह कथन मॉर्गनथाउन का है। किसने शक्ति को प्रभाव के अर्थ में प्रयुक्त किया है? उपरोक्त सभी ने शक्ति को प्रभाव के रूप में प्रयुक्त किया है। रॉबर्ट द हल, रोवे और लासवेल। निम्न में से किसका विचार है कि शक्ति इच्छा मानव की अविच्छिन्य एवं अनवरत इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु से होता है? हॉब्स का कथन है, हॉब्स का विचार है कि शक्ति की इच्छा जो है मानव की अवनवीय इच्छा है, मतलब कि मानव के अंदर होता ही है, और वह कब उसका अंत होता है? वह इच्छा का अंत कभी नहीं होता है, मृत्यु से ही उस इच्छा का अंत होता है, ऐसा हॉब्स कहते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग? रॉबर्ट बाइसरडेट का यह मानना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। नेक्स्ट, शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। अर्नल्ड ब्रेख्त का कथन है। अर्नल्ड ब्रेख्त, शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। मैकाइवर ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक शास्त्र में वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा? जॉर्ज कैटलिन था। पावर एंड सोसाइटी, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, लासवेल और अब्राहम कैप्लन का कथन है। इनका यह कृति है, लासवेल और अब्राहम कैप्लन की। राजनीतिक शक्ति को किन रूपों में विभक्त किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी रूप में राजनीतिक शक्ति को विभक्त किया जा सकता है, जिसमें है शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष निम्न में से किस कृति के है? महेंद्र कुमार नामक जो व्यक्ति है, उनकी यह कृति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। शक्ति विदेश नीति के लिए
साधन के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में प्रयोग होती है? साधन के रूप में। निम्न में से किसके लिए शक्ति साधन न होकर साध्य थी? ए और बी इसमें दोनों आएगा। तो ए में है हिटलर, दूसरा में है मुसोलिनी। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार शक्ति साधन न होकर साध्य थी। किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? मॉर्गनथाउन ने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। ऑर्गेन्स्की ने शक्ति के आधार पर राज्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो उपरोक्त सभी वर्गों में शक्ति के आधार पर राज्यों को विभक्त किया है ऑर्गेन्स्की ने। शक्तिशाली और संतुष्ट राष्ट्र, शक्तिशाली और असंतुष्ट राष्ट्र, कमजोर और असंतुष्ट राष्ट्र। ये तीनों उपरोक्त सभी में ये तीनों नाम है, शक्तिशाली और असंतुष्ट राष्ट्र, शक्तिशाली और असंतुष्ट राष्ट्र, कमजोर और असंतुष्ट राष्ट्र। ऑर्गेन्स्की ने यह तीनों आधार पर राज्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया है। निम्न में से किसका मानना है कि जहाँ जिन भाषा में भी शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ उसी भाषा में सशस्त्र स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? वहाँ उसी भाषा में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। बर्ट्रैंड रसेल का कथन था कि जहाँ जिस भाषा में भी शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ उसी भाषा में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मतलब जहाँ शक्ति का प्रयोग है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ऑर्गेन्स्की ने शक्ति के आधार पर राज्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में ऑर्गेन्स्की ने शक्ति के आधार पर राज्यों को विभाजित किया है। शक्ति एक निराशाजनक संप्रत्यय है, यह कथन जेम्स मार्च का है। यदि शक्ति शब्द और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्द कोश से बिल्कुल निकाल फेंका जाए तो शायद राज्य संभव होगा। निम्न में से किसका कथन है? ये शब्द को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से निकाल फेंका जाए तभी शायद राज्यों के संबंध के बारे में अधिक ढंग से विचार करना संभव होगा। यह कथन है स्प्राउट एंड स्प्राउट का यह कथन है कि शक्ति को शब्द को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कोश से निकाल फेंकना चाहिए, तभी शायद राज्यों के संबंध के बारे में अधिक ढंग से विचार करना संभव होगा। स्प्राउट एंड स्प्राउट्स। किसने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय और मानवीय वर्गों में विभक्त किया है? गैर मानवीय और मानवीय वर्गों में विभक्त किया है पामर्स तथा पर्किंस ने। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। निम्न में से यह किसका कथन है? नेपोलियन का कथन है। नेपोलियन का क्या कथन है? नेपोलियन का कथन है एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। नेपोलियन का यह मानना है। नेपोलियन को बहुत ही इसका ना इतिहास बहुत सुंदर है, आपको पढ़ना चाहिए नेपोलियन का, कि इसको भूगोल की रचनाओं के बारे में इसने खास ध्यान नहीं देने की वजह से इसने जब चढ़ाई की तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से इसके सैनिक और ये इसके खाना ख़त्म हो गया और इसके सैनिक जो है वो एक के बाद एक दुर्बल होते गए और फिर उसे चढ़ाई करने के समय पीछे हटना पड़ा था। इसीलिए भौगोलिक क्षेत्र के बारे में यह नेपोलियन का ऐसा मानना है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए भूगोल की बात को नेपोलियन ने ज़्यादा बल दिया है। नेशनल इंटरेस्ट किसकी कृति है? जोसेफ फ्रेकेल की कृति है। नेशनल इंटरेस्ट जोसेफ फ्रेकेल नेशनल इंटरेस्ट जोसेफ फ्रेकेल की कृति है। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित को कितने वर्गों में विभाजित किया? 6 वर्गों में थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को वर्गीकृत किया था। राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहता है। वॉन डिक का कथन है ये। रॉबिन्सन ने अंतर्राष्ट्रीय हितों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 3 वर्गों में विभक्त किया है। निम्न में से कौन सा रॉबिन्सन के अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित है? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा समान हित, परस्पर विरोधी हित और पूरक हित। हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारा हित ही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य। यह लॉर्ड पामर्स्टन का कथन है। मेरा वचन ही है शासन। याद आया? कुछ नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। हमारे कोई शाश्वत मित्र, इसी क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ ताकि इसको अच्छे से याद कर सके हम। हमारे कोई शासन मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु है। मतलब हमारा कोई शत्रु भी हमेशा के लिए नहीं है और हमेशा के लिए शाश्वत मित्र भी नहीं है, केवल हमारा हित ही शाश्वत है। हमारा हित जिसमें होगा हम उसके साथ रहेंगे और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। हमारे हितों का अनुसरण और संवर्धन हमारा कर्तव्य है। यह कथन लॉर्ड पामर्स्टन का है। नेक्स्ट, विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हितों के अर्थ में अवश्य
करनी होगी तथा इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा। यह किसका कथन है? मॉर्गनथाउन का कथन है कि विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रहितों के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा। मॉर्गनथाउन। नेक्स्ट, दुर्बल राजाओं को समझा बुझाकर तथा यदि आवश्यकता हो तो कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, किंतु जो राजा सबल हो उसको भेद और दंड द्वारा वश में करना चाहिए। किसका कथन है? अब यहाँ पे भेद और दंड सबको पता है कि साम दाम दंड भेद, ये 4 सूत्र किसने दिए थे? कौटिल्य ने। तो ऑब्वियसली इसका जवाब कौन सा होगा? कौटिल्य होगा। कौटिल्य। नेक्स्ट, विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों द्वारा तय होता है। हंटिंगटन का यह कथन है। वर्ल्ड पावर एंड इवोल्यूशन निम्न में से किसकी कृति है? हंटिंगटन की कृति है वर्ल्ड पावर एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट, बात साफ साफ सोचना ही ठीक होगा। 9 करोड़ जर्मनियों और 20 करोड़ स्लावों के सामने 4 करोड़ इटलियनों की क्या हस्ती है? यह कथन मुसोलिन का था। इटली का मुसोलिन जो था उसने यह कथन दिया था। राष्ट्रों का नाश करने वाला सबसे संहारक कारण जनसंख्या में निरंतर ह्रास होना है। मॉन्टेस्क्यू का कथन था। किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। कथन चार्ल्स लर्ज तथा अब्दुल सईद का है। राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। प्रोफेसर रेनॉल्ड्स जो है वह राष्ट्रीय हित दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। प्रोफेसर रेनॉल्ड्स। निम्न में से कौन सा मॉर्गनथाउन के राष्ट्रहित से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा अधिराष्ट्रीय हित, अधिराष्ट्रीय हित, इतर राष्ट्रीय हित, अधोराष्ट्रीय हित, अधिराष्ट्रीय हित, इतर राष्ट्रीय हित, ये सारे संबंधित है मॉर्गनथाउन के राष्ट्रीय हितों से। राष्ट्रीय हित की कोई एक मानवीय परिभाषा नहीं हो सकती है। यह कथन ब्रोबर ने दिया है। राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारंपरिक संबंधों में प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह कथन बीबी ड्राइक का है कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारंपरिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। बीबी ड्राइकर के मतानुसार राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन निम्न में से कौन से हैं? तो ये सारे राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन हैं युद्ध, कूटनीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। नेक्स्ट, युद्ध के इसमें डैश जो दिया हुआ है वहाँ पे युद्ध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो डैश दिया हुआ है उसमें युद्ध आएगा, तो हम युद्ध लगा के पढ़ते हैं। युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतिम उपाय माना जाता है। किसको माना जाता है? युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतिम उपाय माना जाता है। मतलब अंतिम उपाय वो होगा युद्ध। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, उससे पहले कूटनीति यूज़ करनी चाहिए, उससे पहले साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है उसके लिए भी विचार करना चाहिए। मतलब कुछ भी करो लेकिन युद्ध जो है उसको सबसे अंत में रखो। अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का उपयोग सबसे लास्ट में करना चाहिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति के सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय हित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेसर रेनॉल्ड्स द्वारा राष्ट्रीय हित की आलोचना का आधार क्या है? इसमें व्यक्ति के हितों की उपेक्षा की जाती है। यह प्रोफेसर रेनॉल्ड्स द्वारा राष्ट्रीय हितों की आलोचना का आधार है। नेक्स्ट, विचारधारा या शक्ति संतुलन किसकी कृति है? B.G. कार्लेट की कृति है विचार या शक्ति संतुलन। विचारधारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्य से संबंधित विचारधारा ऐसा समूह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना का निर्धारण करता है। यह किसका कथन है? पैडलकॉर्ड तथा लिंकन का कथन है कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों से संबंधित विचारों का ऐसा समूह है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, विचारधाराएं राजनीतिक कार्यों के वास्तविक रूप को छुपाने के लिए पर्दा है। यह मॉर्गनथाउन का कथन है। मॉर्गनथाउन के अनुसार विचारधाराएं राजनीतिक कार्यों के वास्तविक रूप को छिपाने के लिए एक पर्दा है। नेक्स्ट, विचारधारा के बारे में यह किसका कथन है कि व्यक्ति को छठी इंद्रियां प्रदान करती है? हन्ना आरेंट के अनुसार
यह व्यक्ति को छठी इंद्रियां प्रदान करती है। विचारधारा के बारे में हन्ना आरेंट का यह कथन है कि विचारधारा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को छठी इंद्रिय प्रदान करती है। हन्ना आरेंट। नेक्स्ट, विचारधारा एक ऐसा लैस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विश्व को एकाग्र करता है। क्रिस्टरसन ने यह कहा है कि विचारधारा एक ऐसा लैस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विश्व को एकाग्र करता है। नेक्स्ट, किसके अनुसार विचारधारा व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था है? चार्ल्स स्लाइचर के द्वारा अनुसार व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था करती है। कौन? चार्ल्स स्लाइचर के अनुसार। नेक्स्ट, कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती है। मॉर्गेनथाउन ऐसा मानते हैं। मॉर्गेनथाउन विचारधाराओं को किन वर्गों में विभक्त करते हैं? तो ये सभी आएगा, जिसमें आएगा यथास्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा और अस्पष्ट विचारधारा। ये सभी वर्गों में मॉर्गेनथाउन विचारधाराओं को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट, विचारधाराएं वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का शक्तिशाली साधन होता है, किंतु वे सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के कार्यों को बहुत जटिल बना देता है। यह कथन पामर व पार्किंसन का है। नेक्स्ट, अस्पष्ट विचारधारा कौन सी होती है? तो अस्पष्ट विचारधारा कौन सी होती है? आक्रमणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा साथ ही आक्रमणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा साथ ही में यथास्थित को कायम रखने के लिए प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र का विभाजन पाया जाता है विचारधाराओं के आधार पर। मॉर्गेनथाउन ने विचारधाराओं का विश्लेषण किस आधार पर किया है? विदेश नीति के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं और हित परस्पर संबंधित है। स्लाइचर का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा और हित परस्पर संबंधित है, स्लाइचर के अनुसार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति की कुंजी है, यह फ्रेकल का कथन है। नेक्स्ट, विदेश नीति की शुरुआत का बिंदु राष्ट्रहित ही है, नॉर्मल हिल का मानना है। राजनीति रंगमंच पर नायक सभी नाटक लेख कर सकते हैं। राजनीतिक रंगमंच पर नायक सभी नाटक खेल सकते हैं, जबकि उसके राजनीतिक कार्यों के पीछे राजनीतिक विचारधारा निहित है। मॉर्गेनथाउन का यह कथन था। नेक्स्ट और लास्ट, राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है।